आपका स्वागत है एक बार फिर कैन प्रोटोकॉल में। और कैन प्रोटोकॉल का ये डे 11 चल रहा है और आज हम आपके सवाल जवाब लेंगे। आपके मुख्य सवाल जो लगातार आ रहे हैं और लगातार आते रहे हैं आप जैसे और पेरेंट्स के इन द पास्ट, तो मैंने सोचा कि आज का दिन, आज का ये वीडियो आपके लिए क्वेश्चन आंसर का हो जाए। आपके सवालों के जवाब को देने के लिए मैं मदद लूंगा हमारे ऑब्जर्वेशन स्टडी की। 12वां बैच जो था हमारा, 12वें बैच में जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन स्टडी फिल किया कैन प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए, तो उसको आधार बनाऊंगा, उसके माध्यम से आपके सवालों के जवाब को देने की कोशिश करूंगा। ऑब्जर्वेशन स्टडी की जहां तक बात है तो आपका जो किताब है आपके पास, क्योर ऑटिज्म नाउ, इस किताब में पिछले साल यानी कि 2025 में 1001 बच्चों पे, ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों पे जो ऑब्जर्वेशन स्टडी है, जो मॉड्यूल नंबर 4 में है, उस स्टडी को भी आप रेफर कर सकते हैं। वो पिछले साल के 1001 बच्चों पे ऑब्जर्वेशन स्टडी है था। और अभी जो ऑब्जर्वेशन स्टडी का मैं मदद लूंगा वो 12वें बैच का, जो रिसेंटली अभी खत्म हुआ, 12वें बैच का 110 बच्चों के पेरेंट्स से दिए हुए ऑब्जर्वेशन स्टडी को मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेने वाला हूं। इससे आपको बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं, जो आपने पूछा भी है और आपसे पहले भी पेरेंट्स ने पूछा, उनके जवाब को मिल जाएंगे। तो पहले चलते हैं उस ऑब्जर्वेशन स्टडी को समझते हैं। ये ऑब्जर्वेशन स्टडी जनवरी 2026 यानी कि अभी हमने इसको पूरा किया। इस 12वें बैच में 110 पेरेंट्स ने इसमें भाग लिया। एक एक बैच में 250, 300, 400, 500 पेरेंट्स या बच्चे जुड़े होते हैं। और सारे पेरेंट्स हमारे ऑब्जर्वेशन स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली करना चाहिए, लेकिन जिन पेरेंट्स ने हिम्मत दिखाते हुए पार्टिसिपेट किया, उसको आधार बनाते हुए तो इस 12वें बैच में 110 बच्चों के पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें 105 तो भारत में ही है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से एक, कनाडा से एक, जर्मनी से एक, थाईलैंड से एक और यूनाइटेड किंगडम से एक है, यानी कि 5 आउट ऑफ कंट्री के भी पार्टिसिपेंट हैं। और भारत की बात अगर करें तो इस 12वें बैच का जो ऑब्जर्वेशन स्टडी है, इसमें 105 बच्चे जो हैं वो आप देख रहे हैं अलग अलग प्रांतों से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं। लगभग हर स्टेट के आपको कुछ ना कुछ पार्टिसिपेंट मिल जाएंगे। यहाँ सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट उत्तर प्रदेश से 18। इस बार महाराष्ट्र से एक भी पार्टिसिपेंट नहीं थे 12वें बैच में। इस वाले बैच के ऑब्जर्वेशन स्टडी में वैसे तो थे, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं दिख रहा। और इसमें जो पहला सवाल जो हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी में जानने की कोशिश की कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स, तो ये वाला आंकड़ा ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही आता है। आप देख रहे हैं 79% मेल्स थे, यानी कि बच्चों में ऑटिज्म और एडीएचडी के, और 21% फीमेल्स थे इस 12वें बैच में। यहाँ पे समझने की जरूरत है कि एडीएचडी, ऑटिज्म, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अधिकतर मेल्स को होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। 25 और 75 का रिलेशनशिप अधिकतर माना जाता है। दैट मीन्स कि एक मेल में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस 3 गुना अधिक है इन कंपैरिजन टू अ फीमेल। और वही वाला रेशियो हमने लगभग अपने हर बैच में भी देखा है। तो आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें जो अधिकतर आप देखेंगे 6 से 10 साल के बच्चों की तादाद करीब 58% है, 5 साल से छोटे वाले करीब 25% है, और जो 16 साल से अधिक वाले 3% है। 20 साल से अधिक वाले रेयरली कभी मिलते हैं, 30 साल से अधिक वाले एक भी कभी नहीं मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि 30 साल पहले ऑटिज्म, एडीएचडी इन सब का नामो निशान नहीं था, और जैसे जैसे वैक्सीन की संख्या बढ़ती गई, बच्चों में लगाने वाले एंटीबायोटिक्स पे पेरेंट्स ज्यादा दिलवाने लगे या डॉक्टर ज्यादा देने लगे, इस तरह से जब टॉक्सिक चीजें बच्चों में भरने लगी, चाहे वो डॉक्टर्स के बताने से या पेरेंट्स के खुद के चाहने से, या कई बार जिस तरह का अभी माहौल बन गया है, हर जगह फास्ट फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो चुकी है, तो इससे अभी, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अभी आजकल बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ज्यादा दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 16 साल से कम वाले बहुत थोड़े से ही रहते हैं किसी भी बैच में, और कई बार नहीं भी रहते हैं, लेकिन अधिकतर 6 से 10 साल वाले ज्यादा है। यहाँ इस वाले बैच में जिन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी में पार्टिसिपेट किया वो 58% 6 से 10 साल के बच्चे ही थे। और कंप्लायंस, कितने प्रतिशत लोगों ने 0 वोल्ट थेरेपी कर लिया? 70% लोगों ने बोला हाँ हम कर पा रहे हैं 0 वोल्ट थेरेपी। सनलाइट एक्सपोजर 78% पेरेंट्स दिलवा पा रहे हैं अपने बच्चे को। डीआईपी डाइट 83% पेरेंट्स, या इसको ऐसे ले सकते हैं कि 83%
फॉलो करवा पा रहे हैं। मतलब 100% कोई तो 100% अपने बच्चे पे डीआईपी डाइट फॉलो कर पा रहा है और कोई 50%। तो एवरेज निकल के आया तो 83% के लगभग मान ले रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं कि सारे पेरेंट्स सारा कुछ ही थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, कोई चीज ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये एवरेज की बात कर रहे हैं। यहाँ आ गया आपका आपके पहले 2 सवाल जो आप पूछते हैं या पूछा है कि हमारा बच्चा तो फॉलो नहीं कर पा रहा है। हाँ, ये भी यहाँ भी देखिए कि सारे बच्चे सारी चीज फॉलो नहीं कर पा रहे या पेरेंट्स फॉलो नहीं करा पा रहे। इनमें जो सबसे बड़ी चिंता अधिकतर एडल्ट्स को होती है कि हमारे बच्चा नीम कैसे खाएगा, नीम का सेवन करना, नीम बात कराना, ये सबसे मुश्किल ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन आप देखिए कंसिस्टेंटली हमने अपने सारे ऑब्जर्वेशन स्टडी में देखा कि नीम थेरेपी सबसे ज्यादा पेरेंट्स करा पाते हैं और उस रिजल्ट भी उसी से सबसे ज्यादा आता है 95%। यानी कि सारे बच्चों ने लगभग सारे बच्चों ने नीम थेरेपी को भरपूर किया। तो जो हमें लगता है कि नीम हमें खुद ही खाने में ठीक नहीं लग रहा, इट इज सो बिटर, तो बच्चा कैसे ले पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों में नीम वाला जो कंप्लायंस है वो ज्यादा होता है। कई बार तो पेरेंट खुद ही नहीं दे पाते, या देश से बाहर जो लोग रहते हैं जहां नीम नहीं मिलता, तो अनअवेलेबिलिटी की वजह से भी ये नीम थेरेपी बच्चे से देना रह जाता है। तो पहला सवाल कि मेरे बच्चे डीआईपी डाइट नहीं कर रहे या नीम नहीं खा रहे हैं, अब यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा, थोड़ी कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे कि अधिकतर पेरेंट्स हमारे सारे के सारे प्रोटोकॉल अधिकतर टाइम पे करा पाते ही हैं। इसके लिए पेरेंट्स को खुद भी वो करना पड़ता है। जब बच्चा देखता है कि पेरेंट्स खुद भी धूप में जा रहे हैं, पेरेंट्स खुद भी ग्राउंडिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स खुद भी नीम ले रहे हैं, और घर में जो डाइट है वो सारा कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोबायोटिक ड्रिंक, यही सारा कुछ है, कोकोनट बेस्ड रेसिपीज हैं, तो बच्चे के पास चॉइस कुछ रहता नहीं है, तो बच्चे के कंप्लायंस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप एक ऐसे परिवार में रहते हैं जहां आप ये सोचते हैं कि सिर्फ बच्चा करे और हम ना करें, तो वहीं पे दिक्कत आती है। तो मैंने ये देखा है कि कंप्लायंस करना मुश्किल नहीं है। हाँ, इसके लिए अगर पेरेंट्स भी तैयार हो जाएं, पूरा फैमिली तैयार हो जाए कि हम भी बदलेंगे, तो ही आप उम्मीद कीजिए कि बच्चा बदलेगा। तो ये तो रहा एक सवाल जो पेरेंट्स पूछते हैं। अब सेकंड सवाल इससे जुड़ा हुआ, कब तक ये सारा कुछ करना है। देखिए, आप सोच के देखिए, कब तक धूप का एक्सपोजर होना चाहिए जब तक आप हेल्दी रहना चाहते हैं। ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, आपकी बात भी है। आप देख भी रहे हैं कि अधिकतर एडल्ट्स को आज की तारीख में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती ही है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हार्मोनल इंबैलेंस होता ही है, जिसकी वजह से थायराइड, बीपी, शुगर होता ही है। तो ये आज की तारीख पे क्यों है? बिकॉज लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट। तो कोई अगर ये पूछता है कि कब तक करना पड़ेगा, तो आप देखिए सनलाइट एक्सपोजर कब तक लेना पड़ेगा, जब तक जिंदा रहना चाहते हैं। ग्राउंडिंग कब तक करनी पड़ेगी, जब तक हम अच्छा हेल्दी जिंदा रहना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से ये जो नीम है, रोज अगर नीम का सेवन करते हैं, हालांकि 3 महीना मैं बोलता हूँ मिनिमम तो कीजिए टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, लेकिन 3 महीने के बाद भी इसको मैं तो बोलता हूँ करते रहिए जिंदगी भर। जिस तरह से जिंदगी भर आप पानी पीते रहते हैं, जिंदगी भर आप खाना भी खाते हैं, तो नीम को अपने डाइट का, लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना लीजिए। आफ्टर ऑल इट इज ए लीफ, इट इज ए वेजिटेबल। आप सोच के देखिए, जो जानवर हैं वो सिर्फ और सिर्फ पत्तों पे ही डिपेंड होते हैं। गाय है, भैंस है, गधा है, घोड़ा है, इवन हाथी भी, राइट। तो एंड दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट। तो ऐसा कुछ नहीं कि वैसे भी आप देखिए एज ए ह्यूमन हम पत्ते का सेवन ना के बराबर करते हैं। तो इस बहाने पत्ते रोज आपके बॉडी में जाएगा, वो भी सुबह सुबह खाली पेट, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो उसको जीवन का पार्ट बना लीजिए। आफ्टर ऑल ये आपकी मदद कर रहा है, मदद करेगा, और आपने अपने बच्चे में भी देखा और इस ऑब्जर्वेशन स्टडी में भी हम देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजों को जितना हो सके पूरी जिंदगी भर करना है, सारी चीजों को जितना हो सके जिंदगी भर करना है। हो सके तो आप खुद भी इसको कीजिए, क्योंकि आप में से कई पेरेंट्स ने ये बताया, हमें लगातार बता रहे हैं कि जब बच्चे के बहाने हम भी ये करने लगे तो हमारी बीपी ठीक हो गई, दवाई छूट गई, हमारा इंसुलिन छूट गया, हमारी शुगर ठीक हो गई, हमारा मोटापा वो ठीक हो गया, हमारे जॉइंट के दर्द ठीक हो गए, हमारे जो एंजाइना था वो चला गया। और ये सारा कमाल विद इन 1 मंथ ही पेरेंट्स ने देखा, क्योंकि आप मेरे साथ तो 1 महीने के लिए जुड़े हैं, और इस बैच में भी इस तरह के इनपुट्स पेरेंट्स से आए हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, ये एक हेल्दी इंसान को हेल्दी रहने के लिए, या बीमार इंसान को बीमारी से बाहर निकलने के लिए, या फिर बच्चे के लिए तो है ही है। तो ये जिंदगी भर करना है। और अब आगे चलते हैं, और उससे आपके सवाल को भी मैं कनेक्ट करता हूं। कितना इंप्रूवमेंट हुआ जब इतने बच्चों ने ये फॉलो किया। एडहेरेंस रेट करीब 83% रहा, जो कि इस ग्रुप का बड़ा अच्छा मैं मानूंगा। नॉर्मली 70% रहता है, 60% रहता है, यहाँ 83% था 12वें बैच में। देखते हैं आपके बैच में क्या होता है। और
यहाँ पे एवरेज इंप्रूवमेंट इन द प्राइमरी पैरामीटर। प्राइमरी पैरामीटर मैं उन पैरामीटर्स को बोल रहा हूं जो पैरामीटर्स मुख्यतः एडीएचडी और ऑटिज्म की पहचान है। तो जैसे यहाँ पे अगर ले लें, सबसे बड़ा जो पहचान है डिलेड स्पीच। ऐसे बच्चों में स्पीच की दिक्कत आती है, स्पीच बड़ी धीरे धीरे उनको आती है, कई बच्चे तो बोल ही नहीं पाते। और 12वें बैच में करीब 87% बच्चों को ये वाली दिक्कत थी, सारों को नहीं थी। 87 एडीएचडी वालों को नहीं होगी। तो उस 87% में जो दिक्कत थी उसमें जब इंप्रूवमेंट देखा गया, ये ब्लू वाला लाइन इंप्रूवमेंट है, एवरेज इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूं, ये ब्लू 27% एवरेज इंप्रूवमेंट मिनिमम 15 दिन फॉलो करने के बाद 27% इंप्रूवमेंट देखा गया। यानी कि कुछ बच्चों का तो 80% इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ बच्चों का 10% 5% इंप्रूवमेंट हुआ। तो एवरेज इंप्रूवमेंट हो गया करीब 27%, वो भी कुछ दिनों के अंदर। लेकिन ये करते चले जाएंगे तो इंप्रूवमेंट बढ़ता जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप इसको देखें, लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट। लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट एक बड़ी समस्या है ऐसे बच्चों में कि वो आंखें नजर से नजर नहीं मिलाते, तो वो एक अनयूजुअल लगता है, वो ऑकवर्ड लगता है। 91% बच्चों में इस वाले बैच के ये वाली प्रॉब्लम थी। और लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट में जो इंप्रूवमेंट है वो 54% हुआ, आधे से अधिक इंप्रूवमेंट हो गया। यानी कि काफी सारे बच्चों में 100% इंप्रूवमेंट हो गया, काफी बच्चों में 25% इंप्रूवमेंट पेरेंट्स ऑब्जर्व कर पाए, लेकिन एवरेज इंप्रूवमेंट 54% है, विच इज अ गुड थिंग। तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा। ये जो पूरा पीपीटी मैं आपको इस वीडियो के साथ भेज भी देता हूँ कि हर बच्चों में से तो वॉकिंग अगर ले लें, ये सारे बच्चों में नहीं होता, सिर्फ 39% बच्चों में इस वाले ग्रुप में था, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट 73% हो गया। यानी कि अधिकतर बच्चों का टो वॉकिंग पूरी तरह चला गया। कुछ बच्चों का 30-40% चला गया, लेकिन पूरी तरह नहीं गया, तो एवरेज लेके कहीं 73 पे अटक गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे थे जिनका टो वॉकिंग 100% क्योर हो गया, खत्म ही हो गया। तो यहाँ पे पहली सीख, जो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा सवाल आता है, आपका सवाल जो सबसे ज्यादा आता है कि आप यही लिख रहे हैं, और पहले भी सवाल आता रहा है कि मेरे बच्चे का आई कांटेक्ट ठीक हो गया लेकिन स्पीच वापस नहीं आई। कोई लिखता है मेरे बच्चे का स्पीच वापस आ गया लेकिन हाइपर एक्टिविटी नहीं गई। कोई लिखता है मेरे बच्चे का हाइपर एक्टिविटी स्पीच दोनों तो ठीक हो गया लेकिन उसका कॉन्स्टिपेशन अभी भी बना हुआ है। कोई लिखता है कि मेरे बच्चे का जो बैठने की, कॉन्सेंट्रेशन करने का तो टाइम वो अच्छा हो गया लेकिन उसकी नींद अभी ठीक नहीं हुई। इस तरह से आप देखेंगे कि हर बच्चे में कोई ना कोई एक फैक्टर बड़ी तेजी से ठीक हो रहा होगा, एट द सेम टाइम एक और कोई फैक्टर उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा होगा। ये हर बच्चे का अलग अलग है। ये मैं नहीं बता सकता, या शायद कोई भी नहीं बता सकता कि आपके बच्चे में कौन सी वाली चीज पहले ठीक होगी और कौन सी वाली चीजों को थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। यही हमने अभी तक का एक्सपीरियंस किया है, और यही इससे जाहिर होता है बार बार कि आप देखिए यहाँ पे सोशल डिफिकल्टी, सोशल सेटिंग में बैठने में उनको वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ये 91% अधिकतर बच्चों में डिफिकल्टी पाई गई, लेकिन उसमें एवरेज इंप्रूवमेंट कैन प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, पूरा फॉलो नहीं किया, 15 दिन मिनिमम फॉलो करते हुए 34% इंप्रूवमेंट है। हालांकि 34 का मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चों में 100% इंप्रूवमेंट हो गया, कुछ बच्चों में हो सकता है 10% ही हुआ हो। इस तरह से एवरेज निकल के 34% आया। तो जिस बच्चे का इस वाले में मान लो 15% इंप्रूवमेंट हुआ या मान लो 0% इंप्रूवमेंट हुआ, वो पेरेंट बोलेगा मेरा सोशल डिफिकल्टी तो ठीक नहीं हुआ बच्चे का, भले ही आई कांटेक्ट ठीक हो गया, भले ही स्पीच वापस आ गई। आप देखिए जिस तरह से कोई बीमारी है, लेट से बीपी, शुगर है, उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, शुगर कंट्रोल हुआ कि नहीं। जबकि ये जो है ये स्पेक्ट्रम है एक, जिसमें एक फैक्टर नहीं तो प्राइमरी फैक्टर है, फिर सेकेंडरी फैक्टर है। सेकेंडरी फैक्टर ये और है जो डायरेक्टली हम बोल नहीं सकते कि ऑटिज्म और एडीएचडी के सिम्टम है, लेकिन ऐसे बच्चों में ये वाले फैक्टर ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे लर्निंग डिफिकल्टी, एक नॉर्मल बच्चे में भी लर्निंग डिफिकल्टी हो ही सकती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन बच्चों में ज्यादा होता है।